1978 टू 1991 अमेरिका में 17 हत्या होती है और इन सब के पीछे हाथ होता है एक साइकोपैथ का। अब के इस बंदे को देखकर आप बोल सकते हो कि ये एक साइकोपैथ सीरियल किलर है। ये राह चलते लोगों को फ्री में लिफ्ट देता, उन्हें अपने घर लेके आता और सीधा मार देता, काम खत्म। नहीं, इतनी आसानी से कैसे? ये सबसे पहले उनके हाथ बांधता और फिर धीरे धीरे उनके शरीर के एक एक अंग को काटता, उनके बॉडी पार्ट्स को, उनके स्केलेटन को, उनकी खोपड़ी तक को संभाल के रखता, उनकी फोटोज खींचता ताकि वो अपने इन माइलस्टोन को याद रख सके, कहीं भूल ना जाए कि उसने कितने लोगों को अभी तक मारा है। और अब इतना ही नहीं, बल्कि ये कैनिबल भी बन चुका था। ये उन लोगों के हार्ट और मांस को लिटरली खाने लग रहा था और अब इसके लिए लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं थे। और ये सब इसने खुद ही कन्फेस किया है, वो भी अपने चेहरे पे, विदाउट एनी फियर और गिल्ट। लेकिन कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? कोई आखिर एक साइकोपैथ बनता क्यों है? आर दे बॉर्न और फॉर्म? हाउ दे थिंक? क्या अब हर एक साइकोपैथ एक सीरियल किलर होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ साइकोपैथ? सेफ्टी के लिए और भी बहुत कुछ सिर्फ इस एक वीडियो में। और अब मुझे भी डर है कि इस वीडियो को बनाते बनाते मैं कहीं खुद एक साइकोपैथ ना बन जाऊं। लेकिन आज भी ना जाने कितने साइकोपैथ्स या तो जेल में बंद हैं या फिर हमारे आस-पास खुले घूम रहे हैं। साइकोपैथ्स आर बॉर्न और फॉर्म। तो बहुत सी स्टडीज ने हमको बताया कि नो वन इज बॉर्न विद साइकोपैथी और एनी अदर साइकोलॉजिकल डिसीज। अब कोई अपनी माँ के पेट से साइकोपैथ बनकर नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चों में जेनेटिक फैक्टर्स होने की वजह से साइकोपैथी डेवलप होने के हाई रिस्क होते हैं। इसलिए यहाँ पर बोथ फैक्टर्स, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे को साइकोपैथ बनाने में। इसलिए इसको इन सिंपल वर्ड ये कहा गया कि साइकोपैथ्स आर बॉर्न विदाउट इमोशंस एंड अ सोशियोपैथ इज मेड बाय सोसाइटी, चाइल्ड ट्रॉमा, एनवायरमेंट एंड द वे दे आर ट्रीटेड। William Shakespeare was right by saying, "Hell is empty and all the devils are here and they are just waiting in the deepest parts of our minds." नाम चंद्रकांत झा, उम्र 40 साल और 40 मर्डर्स। कहानी शुरू होती 20 अक्टूबर 2006 को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक अननोन आदमी का कॉल आया और उसने कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश रखा हुआ है। बस इतना सुनते ही सब शॉक हो गए और उनके पैर सुले, जमीन एकदम खिसक गई, क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े जेल के सामने एक लाश को रखना, और वो भी इतनी पुलिस के होते हुए, ये तो किसी सन की साइकोपैथ का ही काम लगता है। और सबकी रूह कांप गई। तो जब बाहर जाकर देखा गया तो वहाँ पर एक टोकरी रखी हुई थी और उसमें एक कटी लाश के बॉडी पार्ट्स को बांध कर रखा हुआ था। और उस टोकरी में एक लेटर भी था जिसमें पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाई हुई थी और भर भर की गालियां लिखी हुई थी, और साथ ही साथ उसमें एक ओपन चैलेंज दिया हुआ था, कैच मी इफ यू कैन। अब इससे साफ जाहिर होता है कि उस आदमी को पूरे सिस्टम से कितनी नफरत थी। और ये सब लिखकर वो ये बताना चाह रहा था कि पुलिस कैसे अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और वो आगे भी ऐसी मर्डर करता रहेगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। आगे इन्वेस्टिगेशन में उसकी वो वाली कॉल ट्रैक होती है और जानकारी मिलती कि वो कॉल एसटीडी बूथ से हुई थी। और फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहती है और बहुत सी जानकारी मिलती रहती है। और फिर अचानक से बीच में 25 अप्रैल 2007 को फिर से पुलिस को एक कॉल आता है, वही सेम आवाज़, वही सेम टोन, और तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 पर फिर से उसी सेम जगह पर एक सरकटी लाश को रखा हुआ था और वो बॉडी इतनी टाइटली पैक्ड थी कि कोई भी पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। और तभी भीड़ में से एक आदमी आता है और बोलता है, मैं इसे खोल सकता हूँ, और वो अपनी चाकू से उसे खोल देता है। अब आप मानोगे नहीं कि इतनी पुलिस होने के बावजूद भी जो बंदा उस बॉडी को खोलता है वही असली साइकोपैथ चंद्रकांत झा होता है। आगे भी ऐसे ही चलता रहा और भी बहुत सी लाशें और लेटर्स मिलते रहे। तो इसमें लिखा था कि मुझे पकड़ने के लिए एक इनाम रखा जाए, और वो 7 से 8 सालों से लगातार मर्डर्स करते आ रहा है, पकड़ सको तो पकड़ लो, ओपन चैलेंज। अब इसे साफ जाहिर होता है कि उस आदमी को अपने काम का कितना प्राइड था, कितना पैशन था, और उसके लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं था। जब तक ये किसी एक बंदे को मारता नहीं, एक और मर्डर ना कर लेता, तो इसका दिमाग एकदम खराब हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, और इसलिए ये आगे भी ऐसी मर्डर्स करता रहा। इसमें साइकोपैथ के सारे गुण थे, सारी क्वालिटीज, ये हर एक मर्डर को सेम पैटर्न से करता जिससे इसकी आइडेंटिटी बनी रहे, और हाँ, ताकि पुलिस को जानकारी मिलती रहे कि हाँ भाई ये मर्डर तो इसी ने किया है, और इन सब से इसको बहुत सेटिस्फेक्शन और प्राइड मिलता। और अब इसके लिए ये गेम बन चुका था। लेकिन आखिर साइकोपैथ बना कैसे? तो अब हर एक माइग्रेंट की तरह ये भी बिहार से दिल्ली गया और सब्जी मंडी में ट्रक से माल अनलोड और लोड करने का काम करने लग गया। तो अब तक सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था। लेकिन एक रात जब एक गुंडा एक इनोसेंट आदमी को मार रहा था, तो चंद्रकांत झा ने अपनी आवाज़ उठाई और उस गुंडे ने चंद्रकांत को भी मारा। लेकिन बाय चांस चंद्रकांत वहां से सरवाइव कर गया, बच गया, और कैसे तैसे खुद को हॉस्पिटल तक ले गया। और उस दिन उसे पता चला कि बीइंग द वन विद द पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। और फिर ठीक होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीखी, और जिस रात उस गुंडे ने उसे मारा था उसी रात चंद्रकांत ने सोच लिया था कि वो अब किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, किसी को भी अपने ऊपर हक जमाने नहीं देगा। और उसके बाद से चंद्रकांत बहुत वायलेंट होने लग गया। कम सैलरी मिलने के चक्कर में अपने सब्जी मंडी के बॉस के साथ बात पर उसकी हाथापाई हो जाती, और जिसमें एक बार उस बॉस को एक कट लग गया और पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया, और उसकी बीवी को भी वो लोग ले गए, जिसका इस पूरे मामले में कुछ लेना देना ही नहीं था। और वहाँ पर इनके साथ बहुत टॉर्चर और बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। कभी इन्हें नंगा कर दिया जाता था तो कभी कम खाना देते थे। और जेल से निकलती चंद्रकांत ने सबसे पहले अपने उस सब्जी मंडी वाले को मारा और तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर उसकी लाश रख दी।
तो क्या इस छोटे से इंसिडेंट ने चंद्रकांत को दिल्ली का सबसे बड़ा साइकोपैथ सीरियल किलर बना दिया? बिल्कुल नहीं। चंद्रकांत ने खुद ही कहा, खुद ही कन्फेस किया कि बचपन से उसकी माँ उसको बहुत इग्नोर करती थी और हमेशा से उसकी आवाज को दबाया ही जाता था। और फिर दिल्ली में आने के बाद छोटे से कमरे में अपनी बीवी और 5 बेटे के साथ रहने लग रहा था। वैसे ही उस जिंदगी के लगे पड़े थे और ऊपर से रोज ना रोज उसके साथ इंसिडेंट होते ही रहते, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। और अब इसी सनक में एक दिन उसने पूरे सिस्टम को सबक सिखाने का सोचा। तो उसके लिए वो एक मसीहा था जिसे लोगों को मार के प्लेजर मिलता था, और इन सब चीजों ने उसे एक साइकोपैथ बना दिया। सो दिस स्टोरी प्रूव्स दैट कि साइकोपैथ्स आर फॉर्म्ड। लेकिन अब इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत को कौन भूल सकता है, जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 हत्या करी और छोटे बच्चों को अपना आसान शिकार बनाया। जब वो लोगों को दर्द में देखता तो उसे बहुत मजा आता। और इसका पहला शिकार एक 8 महीने का एकदम छोटा सा बच्चा था। और जब इन्वेस्टिगेशन में इससे पूछा गया कि भाई तुझे ये सब करने से क्या मिलता है, तो ही जस्ट गिव अ क्रीपी स्माइल एंड आस्क्ड फॉर बिस्कुट्स। तो इससे पता चलता है कि एक बच्चा किस हद तक जा सकता है और एक साइकोपैथ बन सकता है, हु इज बोर्न विद दिस मेंटल इलनेस। बट हाउ साइकोपैथ थिंक्स? आखिर साइकोपैथ सोचता कैसे है? आर दे स्मार्टर देन एवरेज ह्यूमन बीइंग्स? तो पहले इसका साइंटिफिक कारण जान लेते हैं, वो है आपका ह्यूमन ब्रेन, which can make you a monk or turn you into a creepy monster, because everything is common in you and a psychopath from outside, but from inside what's there in their head makes the biggest difference, and that is what make them a psychopath. तो अभी हम एक साइकोपैथ के ब्रेन को एनालाइज करने जा रहे हैं, एग्जामिन करने जा रहे हैं, how it is different from us and what exactly goes inside the brain of a psychopath. तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैसाचुसेट्स के साइंटिस्ट ने 2 ह्यूमन ब्रेन्स को कंपेयर किया, एग्जामिन किया। तो अब इनके ब्रेन की इमेजेस को एग्जामिन की गया और फिर हमें जानकारी मिलती है कि एक साइकोपैथ्स के 2 अलग अलग ब्रेन पार्ट्स के बीच में लिंक ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, एकदम कनेक्शन टूटा हुआ है। यूपीएससी हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एमिगडाला स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर, एंजाइटी, फियर, प्लेजर को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है। तो एक साइंटिस्ट माइकल कोइंस ने कहा कि साइकोपैथ के ब्रेन में ये 2 पार्ट्स जो एम्पैथी और सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, एक दूसरे से लिंक ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, अनकनेक्टेड है। अब फ्रेंड्स, इससे क्या होता है? तो अब इसके इफेक्ट्स को जानने के लिए द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट स्टेप में इन्हें 18 से 50 साल तक के प्रिजनर्स का साइकोपैथिक टेस्ट लिया, और सेकंड स्टेप में उनको इंटेंशनली ऐसे वीडियोस दिखाए गए जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, उनको दर्द दिया जा रहा था। और फिर जब लास्ट में रिसर्च में हमें जानकारी मिलती है कि भाई इनके ब्रेन के उस पार्ट में कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, यानी कि इनको किसी एक बंदे का दर्द और एम्पैथी फील ही नहीं होती है। और फिर जीन डेसिटी, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इनने कहा कि भाई ये अपने वायलेंट बिहेवियर के बारे में अवेयर तो होते हैं, लेकिन इनके ब्रेन का वो पार्ट अच्छे से लिंक ही नहीं होता, कनेक्टेड ही नहीं होता, और ये लोग इमोशनलेस बन जाते हैं। और अब इसी वजह से एक साइकोपैथ की डिसीजन मेकिंग बहुत ही वीक होती है। अब क्या एक साइकोपैथ का आईक्यू एवरेज ह्यूमन से हाई होता है? वेल, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर बाय चांस एक साइकोपैथ का आईक्यू सच में हमसे हाई है, तो वहां पर वो और भी स्मार्टली क्राइम करता है, और फिर उन्हें पकड़ना उतना ही मुश्किल बन जाता है। लेकिन इनका ईक्यू बहुत ही वीक होता है, और ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। अब के सारे साइकोपैथ सीरियल किलर्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत से फेमस हॉलीवुड एक्टर्स एज लाइक जेम्स बॉन्ड एंड शेरलॉक होम्स भी साइकोपैथ हैं, and there are many company CEO and politicians who are also psychopaths. तो अब हर एक साइकोपैथ सीरियल किलर नहीं होता, but still how to identify a psychopath? तो इन सब में कुछ बहुत ही कॉमन ट्रेट्स होते हैं। They are not driven by emotions, fear and guilt. इन्हें इमोशन, फियर और गिल्ट से कोई मतलब ही नहीं है, और ये बहुत ही इंपल्सिव रिस्क टेकर होते हैं। इनके लिए इनका प्राइड, पैशन और प्लेजर और सेटिस्फैक्शन ही सब कुछ है, फिर चाहे वो गलत काम करके क्यों ना आए, कोई मतलब नहीं। और ये बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, और इनकी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी, इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छी होती है, एंड इन मैनी केसेस दे कैन इवन प्रेडिक्ट योर बिहेवियर। आप क्या बोलने जा रहे हो और आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये लोग रीड कर सकते हैं। और ये पब्लिकली ऐसे रहते हैं और बिहेव करते हैं और बात करते हैं कि भाई एक साइकोपैथ आपके बगल में बैठा हो सकता है और आपको पता भी ना। वेल, इन 80% केसेस यही होता है। फर्स्ट दे मैनिपुलेट पीपल, टॉक टू देम एंड दे मेक फ्रेंडशिप विद देयर विक्टिम्स एंड कॉल देम टू देयर प्लेस एंड गॉन। नाउ यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ अ साइकोपैथ। हाँ, तो एक साइकोपैथ को आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि वो कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते रहते हैं। ये लोग एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को फॉलो करते हैं, और इसको आप इनका एक सीरियल किलिंग स्टाइल भी बोल सकते हैं। और अब इसी की वजह से ये लोग बाद में पकड़े भी जाते हैं, एक सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर को फॉलो करने की वजह से। और अब अगर साइकोपैथी एक मेंटल इलनेस है, तो फिर क्या क्राइम करने के बाद इनको जेल में डाल देना चाहिए, या फिर इनको फुल मेंटल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए। और अगर बाय चांस आप कभी भी किसी साइकोपैथ से मिले, तो उसे मेरा हाय मत बोलना और वहां से बहुत तेज भाग लेना, क्योंकि आज भी हमारे देश में ना जाने कितने साइकोपैथ्स खुले घूम रहे हैं, और क्या पता आपके बगल में भी एक बैठा हो साइकोपैथ। सो बी सेफ, बी अवेयर एंड सब्सक्राइब टू गो सेल्फ मेड।